नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपना बिहार के इस कार्यक्रम में हम अब पहुंच चुके हैं बिहार की प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा करने को लेकर के। आप में से अगर कोई ये मुझे पूछे कि सर बीपीएससी के हिसाब से ज्योग्राफी में अगर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा टॉपिक है, तो मैं एक लाइन में कह दूंगा कि वह नदी है, रिवर्स है। उस पर आपको जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए। प्रीलिम्स के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी, इंटरव्यू में भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिवर्स से प्रश्न ना आए। उसमें भी बिहार राज्य को लेकर के, जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है। जाहिर सी बात है, आप 5 स्टार इस टॉपिक पर लगा के रख लीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होने वाला है। देखिए, ये जो है आखिरी लेक्चर ज्योग्राफी सेगमेंट का होगा, ठीक है। इसके बाद मैं ज्योग्राफी छोड़ करके हिस्ट्री पे आपको मिलूंगा, हिस्ट्री विषय हम पढ़ाएंगे। तो ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक ये है, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक मैं कर चुका हूं। तो चलिए इसके विषय में अब चर्चा करते हैं, थोड़े से चीजों को समझते हैं। चूंकि बिहार, जैसा मैंने कहा कि नदियों का जाल बिछा हुआ है, बिहार की जो अगर नदियों की प्रकृति के हिसाब से भी देखेंगे ना, वर्गीकरण करेंगे, तो हिमालय की भी नदियां वहां आपको मिल जाएगी, प्रायद्वीपीय नदियां भी मिल जाएगी, मौसमी नदियां भी मिल जाएगी, सदाबहार नदियां भी मिल जाएगी। तो इसीलिए और गंगा नदी मुख्य नदी के रूप में बीचों बीच से बिहार को 2 हिस्से में बांटते हुए नजर आ जाएगी, एक दक्षिण बिहार और एक उत्तर बिहार का हिस्सा। ये जो गंगा नदी है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक तरफ से दक्षिण बिहार और ऊपर जो है उत्तर बिहार कर देगी। तो ये सारा भूमिका और गंगा और उसके जो सहायक नदियां हैं, ये सब सहायक नदियां यहां से जाकर के गंगा में विसर्जित हो जाएंगी। तो इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, एक सेकंड के लिए भी नजर इधर उधर नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले चीजों को समझ लीजिए। नदी का मतलब क्या होता है? जल का प्रवाह आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जल का प्रवाह जो है, जाहिर सी बात है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक होगा, ठीक है। नदियों का कहीं ना कहीं एक उद्गम स्थल होगा और जाकर के कहीं ना कहीं वह जो है उसका निकास हो जाएगा, या फिर उसे मुहाना आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब नदी का आप अध्ययन करें तो 2-3 चीजों का अध्ययन करें। एक तो कोई नदी है तो उसका उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। दूसरी बात उसमें यह देखना है कि वह जो रास्ता तय करेगी, जैसे कि इसी मैप पर देख लेते हैं गंगा नदी को लेकर के, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या होने वाला है, इसको देखिए। उसका निकास या मुहाना क्या होने वाला है, और बीच में जब वो सफर कर रही है तो फिर ये देखना होगा कि कौन सी सहायक नदियां हैं, उसके वजह से कुछ चीजें वहां पर होगा। क्या क्या कि जैसे कि क्या वहां पर कोई डैम बना हुआ है उस नदी पर, उस नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, कोई जलप्रपात तो नहीं है, किसी तरह की परियोजना तो वहां नहीं है उस नदी पर। ये सारी चीजें देखना होगा। और निकास हो रहा है, मुहाना है तो कहां है, क्या वो झील में जाकर के मिल रही है, किसी दूसरी नदी में जाकर के मिल रही है। जैसे मान लीजिए गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी, ये सब आकर के गंगा में समाहित हो जाएगी। ऐसे सोन, पुनपुन, ये सब, चंदन नदी, कर्मनासा, इस सब का भी यही हाल होगा, गंगा में जाके मिलेगी। तो गंगा की ये सब सहायक नदियां कहलाएगी, ठीक है। तो ये चीजें भी समझना पड़ेगा कि क्या वो झील में मिल जाती है, क्या बड़ी नदी में जाके मिलती है, या फिर विलुप्त ही हो जाती है, सागर में जाकर के अपना अंत करती है, महासागर उसका मुहाना होता है। इन सब चीजों को समझना होगा। दूसरी बात, उसका जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकार को लेकर के अपवाह तंत्र जो होता है, तो अपवाह तंत्र एक तरह से आप देखेंगे, कहीं पर तो जालीनुमा, कहीं पर वृक्षाकार, ये सब चीजें, कहीं पर पैरेलल हो जाएगा, कहीं पर वृत्ताकार हो जाएगा वो नदी। इन सब चीजों को आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। तो जो मुख्य बातें हैं उसे मैं आपको बताते चलूंगा, ताकि आप जो है चीजों को ध्यान से समझ सके। तो किसी स्थान की अपवाह प्रणाली वहां के उच्चावच और भूमि की ढाल पर निर्भर करता है। तो नदी का जल जो अगर चलेगा तो एक जगह से दूसरे जगह, तो मान के चलिए कि ढाल बनेगा, है ना, ऊंचे से, यहां जो ढाल है उससे निचले स्तर तक ये जाना प्रारंभ करेगी ये नदियां, ठीक है। और बिहार के अपवाह तंत्र की अगर बात करेंगे, ठीक है, अपवाह तंत्र पूरा सिस्टम जो फ्लो का बन जाता है नदी का, उसमें देखेंगे तो बहुत सारी नदियां आपको नजर आएगी, छोटी बड़ी ढेर सारी नदियां आएगी, जो धरातलीय बनावट के अनुसार तय होगा। वहां की मिट्टी क्या है, क्या पर्वत से बह रही है, क्या पठार वहां पर है ना, बालू है, तो इन सब चीजों को लेकर के हमें देखना पड़ेगा। बिहार की नदियों का अपवाह तंत्र जो है मुख्यतः जालीनुमा तथा वृक्षाकार हो जाता है, यहाँ के स्थलीकृतियों के प्रकार एवं संरचना के कारण। अब समझिए, यहां पर अगर जालीनुमा कहेंगे तो जाली कैसे होता है,
एकदम इस जाल बिछ जाएगा आपको, है ना। यानी कि नदियां इस तरह से बहती हुई नजर आएगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। जैसे गंगा नदी ही है तो ढेर सारा यहाँ से पुनपुन बहेगी, सोन बहेगी, यहाँ पर इसके कोल नदी हो जाता है, चंदन हो गया, इधर से बागमती, ये सब कोसी, ये सब, तो एक तरह से, और इसमें भी इसकी छोटी छोटी नदियां, तो पूरा एक जो जाल का स्ट्रक्चर होता है वह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं पर जब वृक्षाकार की बात करेंगे तो देखिए, अब वृक्षाकार क्या होता है, वृक्ष क्या होता है, अगर यहाँ पर वृक्ष है, जड़ है, ये तना हो गया, तो यहां पर जाकर के पत्तियां वगैरह, है ना, तो इस तरह से फैला हुआ नजर आएगा। नदियों की स्थिति में देख लीजिए, अगर ये नदी बह रही है तो एक मुख्य नदी हो गया, लेकिन यहां आकर के बहुत सारी नदियां अगर मिल रही है एक जगह पर, ठीक है, यहां पर जो है इसके बहुत सारे तना मिल रहे हैं, ऐसा मान के चलिए, ठीक है, तो आप देखेंगे यानी कि ये सारी क्या हो जाएगी, सहायक नदियां होगी। तो ये गंगा नदी के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत सारी नदियां, गंगा बीचों बीच बिहार से बह रही है, इसीलिए ढेर सारी नदियां जो है यहां पर इसके साथ जो है वृक्षाकार प्रवृत्ति की हो जाएगी। दूसरी बात, चूंकि बीचों बीच गंगा का प्रवाह हो रहा है तो जाहिर सी बात है शहर ढेर सारे होंगे, और इसीलिए प्रश्न इससे बनता है, डैम होगा, जलप्रपात होगा, परियोजना होगा वहां पर, इन सब वजह से आपके लिए यहां की नदियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऊपर से यहां पर क्या है भाई, हिमालय है ना, प्रहरी के तौर पर उत्तर में, और यहां नेपाल, तो यहां से जो नदियां निकलेगी, यहां से नदियों का जो प्रवाह होगा, इसका फ्लो जो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये फ्लो जो है आपको बिहार में यहां से, तो यह भी समझना है कि इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। अगर कोई नदी है जिसे हम कह रहे हैं, अगर हम उसका वर्गीकरण करें और मैं आपको बताऊं कि हिमालय की नदी होगी भैया, तो डायरेक्शन देखना है। अब अगर ये डायरेक्शन देखते हैं तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये क्या हुआ, ईस्ट हुआ, ये क्या वेस्ट हो गया। हम लोग ग्लोब तो इसी तरह स्टडी करते हैं ना, मैप का। तो अब देखिए, ये नदियां जो यहां से प्रवाहित हो रही है, जाहिर सी बात है ये हिमालय की नदियां हैं, ठीक है। ये उत्तर से किधर आएगी, यहां से ये प्रवाहित हो रही, देखिए इस एरिया से प्रवाहित होकर के यहां आ रही है, इस एरिया में। तो अगर इसको आप मैप पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो आप देखिए इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये उत्तर से नीचे उतरते हुए दक्षिण के तरफ और दक्षिण पूरब के तरफ जाते हुए आपको नजर आएगी, ठीक है। और यहां पर सारी नदियां जो है ये गंगा नदी में जाकर के मिलती चली जाएगी, यहां पर इसका नेचर होगा। अब चूंकि हिमालय है तो हिमालय है तो वहां ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस सब वजह से क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। तो बताइए, लगातार जल आता रहेगा नदी में, तो जो नदी हिमालय से बह रही है, क्या उस नदी में जल की कमी होगी? अगर मान लीजिए गर्मी का बहुत मौसम होता है, पानी खत्म भी हो जाता है, तब भी उस नदी में पानी होगा, किसके वजह से, ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर पिघल रहा, हिमालय की नदियां वो है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब है उस नदी को आप सदाबहार नदी कहेंगे, यानी कि वर्ष भर वो अपने साथ पानी लेकर के चलती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी नदियां होगी जिसके पास वर्ष भर पानी नहीं रहेगा, वह फिर मानसून पर निर्भर होगी, इंतजार करेगी कि मानसून आए फिर हमारे पास पानी आए, ठीक है। तो और फिर उसके पास मानसून जाने के पास जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा, अन्य विभिन्न जो है जलवायु के कारणों के वजह से उस नदियों का पानी छिन्न हो जाएगा, बहुत कम बच जाएगा। तो ऐसी नदियों को जो है आप कह सकते हैं मौसमी नदियां, मानसून पर निर्भर नदियां। बिहार में दोनों तरह की नदियां देखने को मिलेगी, और ऐसी नदियां अक्सर जो है ये जो प्रायद्वीपीय भाग से पहुंचेगी ये नदियां, ठीक है। यहां से ये जो यहां देखिए फल्गु नदी यहीं पर है, और फल्गु नदी जो गया में है, गया वहीं तट पर है, ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उसमें आप देखेंगे फल्गु पूरी तरह से सूख चुकी है। अब यहां पर देखिए, ये फल्गु नदी अगर है एक किनारा, दूसरे किनारा, आप इस किनारा पर जाएंगे, फल्गु नदी के उस तरफ सीताकुंड पर जाता है, ठीक है। जो लोग गया में होंगे, वहां गए होंगे विजिट करने के लिए, जानते होंगे, तो सीताकुंड। और दूसरी तरफ जो है विष्णुपद मंदिर, केंद्रीय बजट 2024-25 में जो 59,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है, उसमें एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, मतलब 2 कॉरिडोर बनेगा, जिसमें से एक विष्णुपद मंदिर है, एक बोध गया वाला है, गया और बोध गया। तो ये जो विष्णुपद मंदिर है ये कहां पर है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न में, फल्गु नदी के किनारे है, और यहीं पर जो है विष्णु जी का मंदिर है, यहीं पर जो है पिंडदान होता है। तो ये पर्यटन स्थल है,
ठीक है, तो यहां पर मेला भी लगता है। ये सारे चीजें पूछे जा चुकी है प्रश्न नदी से और देखिए आप कहेंगे सर यहां तो फल्गु का चर्चा नहीं किया, सारा प्रश्न पूछ लिया। भैया यूपीएससी है या बीपीएससी है, कोई भी सिविल सर्विसेज का आयोग है, तो सीधा सीधा थाली में नहीं परोसेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। तो नदी है तो नदी की के वजह से उस जगह का अपना एक कल्चर हो जाता है, उसमें से कुछ भी आपसे उठा करके पूछ लिया जाएगा। मेला कौन लगता है गया में, तो मेला किसके वजह से लगता है? फल्गु नदी के वजह से। फल्गु नदी वहां वो जीवंत की हम सब चीजों को, है ना, सीता कुंड की प्रधानता, ये सब जो है इस वजह से है। तो आप जब जाएंगे यहां विष्णु पद मंदिर से नीचे उतरेंगे, पिंडदान होता है, पांव पैदल ऐसे जो है पूरा लंबा चौड़ा नदी है, बहुत चौड़ाई है, पूरे नदी को आप पार करते हुए सीता कुंड की तरफ चले जाएंगे गया में, यानी कि पैदल। नदी के अंदर पानी मिलेगा ही नहीं आपको, सूखा नदी। हाँ 2-3 मीटर खुदाई करेंगे तब जाके पानी निकलेगा। यानी कि ऐसी नदियां क्या हो जाएगी, ये प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हो जाएगी। ये जो पठार की नदियां हो जाता है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, वह होगा जो कि जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी को नीचे खींच दीजिए। अब देखिए ये दक्षिण की तरफ से बढ़ रही है ना, मामला समझ में आ रहा है? ये दक्षिण से कहां जा रही है, उत्तर की तरफ निकल रही है। और ये नदियां भी, इसका भी अंत कहां होगा, इसका भी मुहाना क्या होगा, तो गंगा की यहां पर जाकर के ये सहायक नदियां बनती नजर आएगी। और गंगा इस सारे जल को लेते हुए एक साथ फिर गुजर करके बंगाल की खाड़ी में सबको जाकर के समाहित कर देगी। ये मामला समझ में आया? तो बिहार को जब भी समझिए इस तरह से समझना पड़ेगा नदियों का। अब देखिए, अब नदी है तो नदी भैया बेसिन का निर्माण तो करेगी। मामला समझ में आ रहा है? बेसिन मतलब क्या होता है, जो नदी का अपवाह क्षेत्र हो जाता है ना। कोई भी नदी है जिस एरिया से बहती है वहां एक अपवाह क्षेत्र वो बनाती है, एक विशाल एरिया में। मान लीजिए नदी के पास जल घनत्व तो ज्यादा है अगर, तो उसका ज्यादा अपवाह क्षेत्र होगा, कम है तो कम अपवाह क्षेत्र होगा। जैसे कि मान लेते हैं, अगर देखिए यहां पर गंडक की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको पूरा नजर आएगा, गोपालगंज, सिवान, उसके बाद आपको सारण का एरिया, दोनों चंपारण ले लीजिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, आप मुजफ्फरपुर का थोड़ा हिस्सा लीजिए, अब वैशाली का थोड़ा हिस्सा लीजिए, ये सब जो है ये क्या आ जाएगा, गंडक बेसिन का क्षेत्र हो जाएगा। वहीं पर अगर ये देखेंगे जो कि आपको थोड़ा सा टच होगा, मधुबनी वाला हिस्सा, दरभंगा वाला हिस्सा, तो यहां पर समस्तीपुर, ये सब बागमती बेसिन आ जाएगा। वहीं पर कमला बलान, मधुबनी से आगे थोड़ा पड़ जाइए, मधेपुरा सहरसा तरफ, कमला बलान, कोसी वाला पूरा एरिया जो है, कोसी नदी बिहार की शोक कही जाती है, लेकिन वह कोसी अपना प्रकोप कहां, मिथिला वाले क्षेत्र में दिखाती है। कोसी का पानी जो है यहां पर रोहतास में नहीं आता, कैमूर, औरंगाबाद में, गया में, नवादा में नहीं आता। उसका पानी जो है यही क्षेत्र जो उसका पड़ता है, चाहे वो मधेपुरा परे, सहरसा परे, पूर्णिया परे, उसी एरिया में, दरभंगा तक, ये सब एरिया में, यह ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में क्या देखेंगे, महानंदा बेसिन, जो कि किशनगंज वाला हिस्सा है, पूर्णिया वाला, कटिहार वाला, यह ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कहां पर क्या होगा। इसके अलावा देखिए कर्मनासा बेसिन, अब कर्मनासा बेसिन 2 डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः, एक तो हो गया आपका कैमूर और दूसरा कौन सा हो जाएगा, रोहतास, ये ध्यान रखिएगा। सोन बेसिन देखिए पूरी तरह से बक्सर वाला जो एरिया हो जाता है, बक्सर को अपने साथ लेकर के निकलेगी। ये पुनपुन वाला बेसिन, तो गया वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा रोहतास का ले लीजिए, औरंगाबाद पूरा लीजिए, ये वाला। उसके बाद हरोहर बेसिन अगर देखेंगे तो नवादा वाला डिस्ट्रिक्ट जब आगे बढ़ जाएंगे उसमें आएगा। उसके बाद देखिए क्योल जो है, उसके बाद बदुआ है, चंदन बेसिन, तो ये जो जमुई वाला हिस्सा पड़ता है, मुंगेर का हिस्सा पड़ता है, बांका का हिस्सा पड़ता है, वहां चंदन बेसिन आपको दिखेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखना है। देखिए मैंने मैप में यहां डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ है, पॉलिटिकल मैप ये नहीं है बिहार का, ये फिजिकल मैप सिर्फ नदी बेसिन का है, लेकिन मुझे कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज याद है, पूरा घूम घूम के कहां पर क्या बेसिन है। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कब होगा, बार बार रिवीजन करने से, कोई जादुई काम तो है नहीं, कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें इतना समझ में आ गया, स्लाइड में क्या था, आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो मैंने कहा 2 तरह के, हिमालय की नदियों की चर्चा करेंगे और फिर हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके इंपॉर्टेंट नदी आपको बता दूंगा ताकि आपका काम बन जाए। हिमालय की नदियां देख लीजिए। हिमालय की नदियां कहने का तात्पर्य है कि वो सारी नदियां जो कि हिमालय से निकलेगी, हिमालय से निकलने का काम है। ये नदियां क्या होगी, सदाबहार नदियां होगी। सदाबहार कहने का क्या मतलब हुआ, वर्ष भर जो है इसमें पानी रे पानी आपको देखने को मिलेगा। क्या इसमें मानसून आने से प्रभाव होगा, हाँ, क्योंकि वर्ष भर पानी इसके पास बहुत ज्यादा है। और आ गया भाई मानसून, तो क्या हो गया, इसके पास
जल का स्तर जो है वह ज्यादा होगा। बताइए ये क्या करेगी? प्रलय लाएगी। क्या लाएगी? बाढ़ लाएगी। अब मुझे बताइए मिथिला के पूरे हिस्से में बाढ़ आना तय है कि नहीं? इसीलिए यह पूरा हिस्सा जो है हर वर्ष बाढ़ आ ही जाता है। मामला समझ में आ गया? चाहे वो बागमती बेसिन हो, आपको यहां पर मैंने सारा बता दिया था। ये देखिए गंडक, बागमती, कमला, उसके बाद महानंदा, कोसी बेसिन, ये वाला एरिया देखिए, यहां बाढ़ आना तय हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गंगा अपना प्रभाव तो दिखाएगी ही। तो ये सारी चीजें हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या कौन कौन सा? तो गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ज्यादातर नदियां देखिए ये जो उत्तर वाला हिस्सा आपको यहां देखते चलना है। ठीक, देखिए घाघरा, ये तो गंगा तो हो ही गया। उसके बाद घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ऐसे करके लाइन से, इस तरह से लाइन से आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। किस तरह से? तो पहले क्या हो गया? घाघरा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? तो जैसे पहले गंगा को ले लीजिए, मुख्य भाग से गुजरती है लेकिन गंगा ले लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद जो है घाघरा, गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद कमला, कमला के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा। ऐसा नहीं कि यही नदियां हैं, ये सहायक में भी मुख्य है। उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। इसी में देखिएगा बागमती के साथ एक छोटी सी नदी आके जुड़ जाती है, करेह नदी, लेकिन यहां पर चर्चा नहीं दिखेगा। तो वो बहुत छोटी नदियां हैं, अपना अस्तित्व जाके इन सहायक नदियों में मिला देती है। वो मामला समझ में आ गया? अधिकांशतः क्या होगा? सदाबहानी, साल भर पानी रहेगा। इन नदियों के कारण उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। इस लाइन को देख लीजिए, इतना हिमालय की नदियां हो गया, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, हर वर्ष बाढ़ आ गया, अरे भाई बाढ़ आ गया तो मिट्टी कैसे हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी ना। जहां भी बाढ़ आएगा वहां फसल अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहां जो बाढ़ के द्वारा नदियां जो है अपने साथ जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ से जो विशाल उपजाऊ मैदान है उसका निर्माण करती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, और इस वजह से फसल अच्छा होगा, उपजाऊ जमीन हो जाएगा वो। ये मामला समझ में आ गया? तो यहाँ के जो जितने भी सबसे प्रमुख नदी में एक आपको गंगा रखना है, और जितनी भी नदियां हैं वो चाहे आप देखेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में गंगा के पास जाकर के मिल जाएगी, उसका मुहाना होने वाला है। हिमालय की नदियां समझ में आ गया? अच्छा, अब जो है गंगा नदी, एक चीज आप देखना, हालांकि आगे वो होगा बता ही दूंगा। यहाँ पर जो है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ये जो है अजय, इसी में एक चंदन नजर आएगा। ये सारी नदियां जो है यह इस भाग से इसका फ्लो ये रहेगा। ठीक है, ये ऐसे करके जाएगी। तो ये सब जो है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां होगी, गंगा में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में जाकर के मिलेगी। यहाँ पर जल का स्तर आपको कम नजर आएगा, तो यहाँ पर बाढ़ नहीं नजर आएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? सूखा होगा। ये हिमालय से नहीं निकल रही है, तो क्या ये क्या जो है सदाबहार नदियां होगी? नहीं, इसमें से अधिकांशतः मौसमी नदियां होगी। मतलब क्या? मानसून पर निर्भर। तो क्या जल घनत्व बेहद कम, बाढ़ नहीं ला पाएगी, सूखा का असर दिखेगा। इसीलिए बिहार में कहा जाएगा कि भैया ऐसा कर लेते हैं, नदी जोड़ो परियोजना शुरू करते हैं, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ दो, उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ दो। इधर बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा और यहां पर सूखे की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए केंद्रीय बजट 2024-25 में बाढ़ की अस्थायी समाधान के लिए बिहार को बहुत सारे फंड दिए गए हैं। अलग से ये पॉइंट ऐड कर देना है आंसर राइटिंग करते वक्त। मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। चलिए गंगा नदी, मुख्य कुछ नदियों के विषय में पढ़ लेते हैं, क्योंकि फैक्ट आ सकता है तो ध्यान रखना चाहिए। कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बिहार में कितनी लंबाई है ये महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए गंगा नदी यहां बह रही है, तो बिहार में एंट्री बक्सर के पास मारती है, और यहां पर ये जो कटिहार वाला हिस्सा है यहां निकल जाती है। तो ये जो एरिया गंगा का है ये आपसे पूछा गया, और ये तकरीबन जो है 445 किलोमीटर के आसपास है। तो जो बक्सर के निकट जो है बिहार में प्रवेश करेगी, और फिर कटिहार के निकट जो है निकल करके वह पश्चिम बंगाल में यहां से निकलते हुए चली जाएगी। मामला समझ में आ गया? बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार लगाइए यहां पर, और 12 डिस्ट्रिक्ट पर ध्यान दीजिए। मैं बताता चलता हूं, 12 डिस्ट्रिक्ट आपको लगाते चलना है मैप पर। मैं इस मैप पर कर देता हूं, आप एटलस वाले मैप पर अलग से करवा लीजिएगा। देखिए मैंने कहा बक्सर के पास एंट्री मारेगी, बक्सर को छू रही है। बक्सर के बाद भोजपुर यहां सारण को छुएगी, सारण के बाद आगे बढ़ेगी पटना छू रही है, पटना आगे बढ़ते हुए वैशाली के बाद देखिए समस्तीपुर, इधर अभी पटना है ही उत्तर। उसके बाद बेगूसराय निकलेगी, बेगूसराय के बाद देखिए यहां से लखीसराय भी टच करेगी, और ये खगड़िया वाला हिस्सा पे जाएगी।
जाएगी, खगड़िया, लखीसराय, उसके बाद जो है मुंगेर, ये मुंगेर वाला हिस्सा भी है, उसके बाद जो है निश्चित तौर पर भागलपुर, और भागलपुर से निकलते हुए ये कटिहार के पास इधर बढ़ते हुए आगे पश्चिम बंगाल जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से गंगा बह रही है, किन किन डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए चल रही है। कुल मिलाकर के 12 डिस्ट्रिक्ट बिहार का ये टच करेगी, कुछ उत्तर से कुछ दक्षिण से, लेकिन टच करते हुए चलेगी। पटना से गुजरेगी बिहार की राजधानी। ये पूछा जाता है क्या राजधानी से गुजरती है? हाँ, जो बिहार की राजधानी पटना है वो गंगा नदी के किनारे है, इस बात का ध्यान देना है। देखिए, पटना में भी पूछा जा सकता है गंगा नदी की लंबाई तो 99 किलोमीटर लंबी है, और बिहार में अगर देखेंगे जलग्रहण क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। यह ध्यान देना है, यह बिहार में है, गंगा नदी की ओवरऑल नहीं कहा गया है। उद्गम स्थल पूछा जाता है गंगा का, तो हम सब जानते हैं जो गोमुख है उत्तराखंड में, गंगोत्री हिमनद का, वहां से, और मोहाना, मैंने कहा था उद्गम और मोहाना जानना है, वह बंगाल की खाड़ी है। प्रमुख सहायक नदियों की पहले मैं कह चुका हूं कि घाघरा का ले लीजिए, गंडक, बागमती, कमला बलान ले लीजिए, बूढ़ी गंडक लीजिए, महानंदा, ये सारी। और ये तो उत्तर से हो गया, जो कि उत्तर दिशा से आ रही, हिमालय वाली। दक्षिण से ओर से मिलने वाली तो जैसे मैंने कहा सोन ले लीजिए, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, कर्मनाशा, ये सारी नदियां जो है हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहां पर देखिए, ये उत्तर वाला सहायक, ये जो है दक्षिण वाला सहायक, गंगा जो है बीचों बीच यहां बह रही है। ठीक है, गंगा ये बीचों बीच ऐसे निकल रही है, ये वाला हिस्सा। ये मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, घाघरा देख लें, घाघरा की चर्चा पहले कर लेते हैं। ये रहा अब घाघरा, गंगा हमने देख लिया मुख्य, अब घाघरा की चर्चा एक एक करके ऐसे देखेंगे। तो घाघरा जिसे हम सरयू नदी कहते हैं, सरयू कई बार पूछा गया है, कंफ्यूज कर जाते हैं लोग कि घाघरा को ही सरयू कहा गया है। ठीक है, कुल लंबाई 1180 किलोमीटर, बिहार में लंबाई तो यहाँ मतलब यहाँ देखिए घाघरा की एंट्री यहाँ हो रही है, यहाँ जाकर के गंगा नदी में समाहित हो रही है। तो 83 किलोमीटर। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र देखेंगे 2995 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका कहां है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो अगर घाघरा यानी कि सरयू का उद्गम स्थल देखेंगे तो गुरला मंधाता चोटी के पास, ये नेपाल में पड़ता है, और संगम कहां होगा तो छपरा के पास होगा, गंगा नदी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका। और सहायक नदियां इसका राप्ती है, छोटी सी नदी है तो वह राप्ती हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए अब गंडक की चर्चा कर ले। ये रहा गंडक। गंडक की कुल लंबाई अगर देखेंगे तो यहां से एंट्री है, जो पश्चिमी चंपारण वाला हिस्सा है वहां से आकर के यहां पर आकर के ये मिल जाती है ना। तो यहां देखना है हाजीपुर के पास जो वैशाली का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, वहां आकर के मिलती है। तो इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में देखेंगे तो बिहार में ये जो लंबाई पूरा है ये है इसका 260 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र जो है आपको ओवरऑल नहीं पूछेगा, जनरली बिहार में जलग्रहण क्षेत्र ये पूछा जाता है जनरली। तो 4188 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल मैंने आपको श्रेणी के विषय में पढ़ाया था, जैसे उसमें मैंने आपको एक अन्नपूर्णा श्रेणी के विषय में पढ़ाया था, वो पश्चिम चंपारण वाला याद कीजिए। वहां पर मैंने बताया था माणगन मीट और कुतांग वाला के मध्य का जो हिस्सा है उस श्रेणी का, अन्नपूर्णा श्रेणी में, वो वहां पड़ता है। और संगम कहां पर इसका होगा, मतलब मोहाना क्या होगा तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट, और वैशाली का हेडक्वार्टर कहां है हाजीपुर। तो हाजीपुर में जो गंगा नदी बहती है वहां जाकर के यह अपना मुहाना बनाएगी, मिल जाएगी। बूढ़ी गंडक की चर्चा करते हैं। अब बूढ़ी गंडक पर आगे, बूढ़ी गंडक यहां पर देखिए ये हिस्सा यहां पर मिलता हुआ, और ये नदी जो है लंबा रास्ता तय करके यहां पर पहुंच जाती है। तो ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, बहुत बड़ी नदी नहीं है। बिहार में कुल लंबाई 320 किलोमीटर, ओवरऑल ये नदी बिहार में बहती है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 9601 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल जैसे उसमें अन्नपूर्णा श्रेणी है, यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी मैंने बताया था, ये कहां पर, वही चंपारण से आगे वाला हिस्सा, चंपारण वाला ही ध्यान रखिएगा। तो सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर, एक चौर क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चौर क्या होता है, नदी के बाद जो है बहुत सारा जगह खाली रह जाता है, जलोढ़ मिट्टी वहां बाढ़ में जाता है, फसल भी होता है, लेकिन वह कह सकते हैं कि निचला इलाका होता है, तो वहां पर हर वर्ष पानी जाना ही जाना है। ठीक है, बड़ा एरिया होता है, बिहार में चौर इसको कहते हैं। और निचला हिस्सा मान के चलिएगा जमीन का, पानी हर वर्ष यहाँ जाता है, आवास की संख्या यहाँ पर कम होता है, इसलिए बाढ़ भी यहाँ पर, प्रशासन भी पानी को छोड़ना होता है, चौर में छोड़ देती है। मामला समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। संगम कहाँ होगा, गंगा नदी, ये देखिए मुंगेर शहर यहाँ पर पड़ता है। ये कई बार पूछ लेता है कि संगम किस शहर में होगा, तो मुंगेर। सहायक नदियां क्या है, डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बलौर, सिटका, ट्यूर, तिलावे, छोटी छोटी नदियां, हजान कोटे, ये सब।
चलिए अब इसके बाद बागमती नदी की चर्चा करते हैं। बागमती है, यहां से एंट्री मारेगी और यहां जाकर के जो बूढ़ी गंडक, और कई बार ये यहां तक भी दिखा दिया जाता है। कुल लंबाई 597 किलोमीटर, बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर, जलग्रहण क्षेत्र अगर बिहार में देखेंगे तो 5600 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल कहाँ? महाभारत श्रेणी, तो अन्नपूर्णा, सोमेश्वर, महाभारत ध्यान देना है, नेपाल में। और संगम कहाँ है? लाल बकैया नदी कहाँ पर? देवापुर के पास। सहायक नदियां क्या है? विष्णुमती, लखनदेई, लाल बकैया नदी, चनवाहा और जमुने नदी। ये इतना नहीं पूछेगा आपसे अंदर जाके, लेकिन कई बार आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर बागमती तक। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोसी नदी, कमला नदी, है ना। तो बागमती के बाद सबसे पहले कमला देखते हैं। यहां से आकर के यहां पर आ जाती है, कई बार यहां तक बताया जाएगा आपको। तो कमला कुल लंबाई, छोटी नदी है, 328 किलोमीटर, बिहार में 120 किलोमीटर, जलग्रहण क्षेत्र बिहार में देखेंगे 4488 यहां पर आपको किलोमीटर में देखने को मिलेगा। उद्गम स्थल कहां है? महाभारत श्रेणी, नेपाल में पड़ेगा, ठीक से यहां ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये श्रेणी आपको ध्यान रखते चलना है। इसके बाद कोसी, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, मिथिला क्षेत्र में बड़ी तबाही के लिए जानी जाती है और मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। रातों रात मार्ग परिवर्तन करके तबाह कर देने वाली कोई जगह तो कोसी नदी। कुल लंबाई 720 किलोमीटर, बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर, बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 11410 किलोमीटर, उद्गम स्थल गोसाई स्थल सप्त कौशिकी नेपाल में पड़ता है और संगम गंगा नदी में कुर्सेला के पास ये पड़ जाएगा। और इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये हमने पहले ही कह दिया, तो इस पॉइंट को तो जुबान पे होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद महानंदा, तो यहां देखते हैं हम लाइन से यहां तक पहुंच चुके हैं। महानंदा यहां पर लास्ट में पहुंच गए हैं। तो कुल लंबाई 360 किलोमीटर, बिहार में तकरीबन जो है ये ऊपर कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है, मतलब 376, बिहार में 360, जलग्रहण क्षेत्र 6150 वर्ग किलोमीटर, उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी, अगेन वो जो है ये पूरा महाभारत श्रेणी में आएगा, नेपाल वाला। संगम कहां पर पड़ता है? गंगा नदी में, मनिहारी। ये मनिहारी कहां पर पड़ता है? ये वाला हिस्सा जो है वो कटिहार के पास, ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। अब यहां पर ये जो एरिया है, ये एरिया वाला हमने स्टडी कर लिया। अब हम ये नदियां पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, अब उसके पास हम चलते हैं। और यहां पर देखिए जो भी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां होगी, ये जो है मैंने पहले ही बताया था, ये मौसमी नदी होगी, तो यहां पर मानसून पर निर्भर रहेगी। तो यह जो है वर्षा से अपना पानी प्राप्त कर लेगी, इसके पास बहुत मात्रा में जल नहीं होगा, तो बाढ़ की समस्या होगा भी तो बहुत कम, इतना नहीं। तो इस एरिया में गर्मी के दिनों में आपको सूखा नजर आएगा। मामला समझ में आ रहा है? तो क्या उपजाऊ भूमि इधर होगा? नहीं के बराबर, मतलब होगा, इतना नहीं, इसके अपेक्षाकृत नहीं होगा, ये ध्यान देना। मुख्य नदियां क्या क्या होगी? यहां से कर्मनाशा होगा, सोन होगा, पुनपुन होगा, फल्गु होगा, और उसके बाद जो है कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, चंदन, ये सब, लेकिन मुख्य नदियां जो है ये 2-3 नदियां आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बता देता हूं। कर्मनाशा नदी के विषय में सबसे पहले समझते हैं। यहां से यहां तक जाकर के ये भी गंगा मिलती है। कुल लंबाई 192 किलोमीटर, उद्गम स्थल सारीदाग कैमूर में, ये कैमूर देख रहे हैं यहाँ पर, और संगम जो है गंगा नदी में होता है। सोन नदी मुख्य नदी है, बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट में मार्क करके चलिए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न होने वाली नदियों के विषय में पूछेगा तो सोन नदी आएगा। कुल लंबाई 780 किलोमीटर, बिहार में लंबाई 202 किलोमीटर, बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 15820 वर्ग किलोमीटर, उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश, ये पूछा जाता है, इसको अलग से नोट कीजिए। संगम कहां पर? तो गंगा नदी दानापुर एवं मनेर के बीच, ठीक है। कई बार पटना आसपास लिख दिया है, तो कई बार अगर पटना लिखते तो आप मोस्ट सुटेबल विकल्प के साथ चले जाइएगा, सही हो जाएगा। उसके ये जो मनेर वाला हिस्सा पड़ जाता है ना, ये वाला, यहाँ पे संगम होता है। पुनपुन नदी के विषय में चलते हैं। यहाँ पुनपुन आ गया, कुल लंबाई 200 किलोमीटर, बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 7747 वर्ग किलोमीटर, उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार जो कि पलामू और झारखंड वाला एरिया पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पुनपुन जो यहाँ झारखंड से आएगा। संगम कहाँ है? गंगा नदी फतुआ के पास हो जाएगा, ठीक है, फतुआ वाला ये वाला हिस्सा पड़ता है। चलिए फल्गु भी लगे हाथ देख लेते हैं। फल्गु के विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कुल लंबाई 235 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, इसका छोटी सी नदी है। उद्गम स्थल जो है इसका भी आपको हजारीबाग जाएगा जो झारखंड में है, तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से ये आएगा, ठीक है, और ये जाएगा कहां? तो गंगा नदी। तो संगम सबका गंगा नदी, चूंकि गंगा नदी जो है बीचों बीच, इन सब का भी गंगा नदी ही अंतिम जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारी मुख्य नदियां हैं, इसके अलावा भी छोटी मोटी नदियां हैं, लेकिन आपको मुख्य जो ये सारी नदियां हैं इसके विषय में समझ करके चलना है। दूसरी बात जो मैंने आपको कहा था कि नदियों के प्रकार को थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या वो स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे वो जालीनुमा हो गया, वृत्ताकार हो गया, वृक्षाकार हो गया, इन सब या पैरेलल बहती है ना, तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उद्गम, सहायक नदी और निकास या मुहाना कहाँ है,
कि कहाँ पर डैम है, शहर है, जलप्रपात है, परियोजना है, ये सब झील, नदी विलुप्त कहाँ हो रही है, सागर में, महासागर में, इतनी बातें अगर पता है और जो मैंने ये सारी चीजें बताया है, मुख्य मुख्य नदियां, यहीं से प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर के आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था। आज का अंतिम लेक्चर ये ज्योग्राफी का रहा। इसके बाद अपना बिहार कार्यक्रम में बिहार के ज्योग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण अंग हो सकते थे हमने सब पर चर्चा कर लिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में हिस्ट्री से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो स्रोत वगैरह होगा बिहार के हिस्ट्री को जानने का, वहां से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।